चलिए, मैं जो अभी बता रहा हूँ वो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और जो बेलमेंट में शायद थोड़ा सा उसका एक एंगल अपना पढ़ना रह गया है। तो एक सेकंड, एक मिनट उस पर डिस्कस करके फिर हम लोग ने कल जहाँ पर थे वहां से वापस अपन पिकअप करेंगे। देखो, बेलमेंट में क्या होता है, इट इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द बेलर एंड ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स। ठीक है, इट इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द बेली टू रिटर्न बैक द गुड्स। अपन हर बार पढ़ते हैं बेलमेंट की डेफिनेशन में कि सर बेलमेंट मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स दिया फॉर सम पर्पस दिया। ठीक है, अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग that when the purpose is accomplished the goods will be returned back or disposed of by this person according to instructions of this person। ठीक है सर। तो सर इट इज वन ऑफ द ड्यूटीज, क्योंकि गुड्स का ओनली पोजेशन दिया जाता है, ओनरशिप तो दी नहीं जाती है। तो सर उन गुड्स को वापस रिटर्न बैक भी तो करना होता है। यस सर। अब यदि बेली इन गुड्स को रिटर्न बैक करने में नाकामयाब रहा, ठीक है, उन गुड्स को रिटर्न बैक नहीं कर पाया। देखो, दो कारणों से रिटर्न बैक नहीं कर पाता है। पहली बात तो एक तो सर चीजें उस मतलब इम्पॉसिबिलिटी हो गई है रिटर्न बैक करने की। कैसे कि सर है ना, मिस्टर एक्स मुंबई में बैठे, मिस्टर वाई पुणे में बैठे हैं। अच्छा, पुणे से मुंबई वो वापस आके गुड्स रिटर्न करना चाह रहे हैं, लेकिन द ओनली रोड, ओनली ब्रिज कनेक्टिंग दीज टू सिटीज कोलैप्स ड्यू टू हैवी फ्लड्स। तो वो इसलिए इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण नहीं रिटर्न कर पाए। ये तो एक अलग बात हो गई, जब वो होगी तब रिटर्न कर देंगे, तब तक रीजनेबल केयर करते रहो गुड्स का। ठीक है सर। लेकिन सर यदि वो रिटर्न कर सकते थे और उन्होंने रिटर्न नहीं किया, तो फिर ये गड़बड़ बात है भाई। ठीक है, वो रिटर्न कर सकते थे, कोई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हुई है, वो रिटर्न कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं किया। हाँ, उन्होंने उसका रीजनेबल केयर करते रहे। सर चाहे रीजनेबल केयर करते रहे चाहे नहीं करते रहे, यदि वो रिटर्न कर सकते थे और उन्होंने रिटर्न नहीं किया, तो फिर वो बेली साहब फॉल्ट पे हैं। बेली साहब फॉल्ट पे हैं। अब उस गुड्स को कोई भी नुकसान हो जाता है, गुड्स को कोई भी नुकसान हो जाता है, चाहे बेली ने रीजनेबल केयर ही क्यों नहीं करी हो। सर चाहे वो नुकसान एक्ट ऑफ गॉड के कारण ही क्यों नहीं हो रहा हो। एक्ट ऑफ गॉड मतलब मैंने आपको बताया ना कि सर फ्लडिंग, बारिश, हैवी रेन्स, भूकंप, ये सब क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स, ये सब क्या होते हैं कि सर ये एक्ट ऑफ गॉड है। ठीक है सर। चाहे अब वो माल रिटर्न, अपन सेकंड सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो माल रिटर्न कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, और चाहे उन्होंने कितनी ही रीजनेबल केयर करी हो, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि उन्होंने, यदि उस माल को कोई भी नुकसान पहुंच जाता है, चाहे इनकी खुद की गलती के कारण, चाहे इनके किसी आदमी की गलती के कारण, चाहे थर्ड पार्टी की गलती के कारण कि वो आके उस गुड्स को नुकसान पहुंचा गया, चाहे एक्ट ऑफ गॉड के कारण कि सर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, इस वजह से मैंने तो रीजनेबल केयर लिया था। सर अब किसी भी कारण से यदि उस गुड्स को नुकसान पहुंचता है, उसके लिए इस आदमी को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, बेली को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। गॉट द पॉइंट, मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में आते हैं कि सर देखो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण रिटर्न नहीं कर पाए, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन सर वो परफॉर्मेंस कर सकता था, वो उसको माल को रिटर्न कर सकता था, लेकिन एक दो दिन लेट हो गया बाय चॉइस, ठीक है, या ध्यान नहीं गया, किसी भी कारण से वो कर सकता था पर उसने नहीं किया। अब इससे और उन गुड्स को नुकसान हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसने रीजनेबल केयर की या नहीं की। सर कर सकता था, नहीं किया, गुड्स को नुकसान हो गया किसी भी कारण से, खुद की बेवकूफी से, थर्ड पार्टी की बेवकूफी से, एक्ट ऑफ गॉड से। सर अब उन सब के लिए बेली नीड्स टू कंपनसेट द बेलर, जो भी उन गुड्स को नुकसान हो गया। ये एक थ्योरी समझना, सेक्शन 161 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। चलिए ये बात ध्यान रखना, चाहे अब उसमें डिमांड बेलर को करने की जरूरत नहीं है, बेली की ड्यूटी होती है टू रिटर्न बैक द गुड्स। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना। यस सर। अब अपन वापस चलते हैं, कल अपन ने प्लेज में, प्लेज क्या होता है ये समझ लिया सर, प्लेज की डेफिनेशन कर ली, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कर लिया।
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पावनर एंड पावनी कर लिया, ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पावनर एंड पावनी कर लिया। आज अपने को चालू करना है प्लेज बाय नॉन ओनर्स। अपने को क्या चालू करना है? प्लेज बाय नॉन ओनर्स। सर, आप जो गुड्स को किसी के पास में गिरवी रख रहे हो तो वो आपका है ही नहीं। क्या ये किया जा सकता है? हाँ सर, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस किया जा सकता है, बाकी फिर जो यहाँ मेंशन नहीं है फिर उसमें बाकी में नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ सिचुएशंस में प्लेज बाय नॉन ओनर्स भी किया जा सकता है, बाकियों में नहीं किया जा सकता, ठीक है सर। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जश शाह, वीडियो ऑन रखना भाई। हम्म। हाँ सर मैं मेरा लैपटॉप ऑन कर रहा था। अच्छा जी। करतड़े वीडियो ऑन करो, दिशी अग्रवाल वीडियो ऑन करो, मिदुष मोदी जी बार बार आओ जाओ मत, एक बार में ही आ जाओ, ठीक है। एक बार में ही आ जाओ भाई, एक बार में आ जाओ। सुहान गोयल, एक एक को अलग से न्योता देना पड़ेगा। देवांश, कनव, चालू करो भाई, चालू करो, ठीक है। चलिए, प्लेज बाय नॉन ओनर्स चालू करो भाई। दक्ष अग्रवाल कहाँ पर है? पढ़ना चालू। दक्ष अग्रवाल आए ही नहीं क्या आज? वेरी गुड। सुहान गोयल जी, आप पढ़िए हमारे लिए प्लेज बाय नॉन ओनर्स। Pledged by non-owners. Ordinarily, owner of the goods or any person authorized by him can pledge the goods, but certain exceptions where pledges made by person not the actual owners of the goods, but in whose possession the goods have been left are valid. ठीक है। वैसे तो ऑर्डिनरीली, जनरली क्या देखने में आता है कि सर, जो ओनर ऑफ द गुड्स है या फिर ओनर ने जिस पर्सन को ऑथराइज किया है, केवल वो ही गुड्स को गिरवी रख सकता है, प्लेज कर सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। कल को सुहान गोयल का है ही नहीं गुड्स, इसको पड़ा हुआ मिल गया और ये उसको गिरवी रख के आ गया, ऐसा थोड़ी करना है भाई, ठीक है। ओनली दोज पर्सन कैन प्लेज द गुड्स, बट there are certain exceptions जहां पर where pledges made by persons not the actual owners of the goods but in whose possession the goods have been left are valid, ठीक है। जिसके पोजेशन में था गुड्स उसने प्लेज कर दिया, भले ही वो ओनर नहीं था, वो भी सिचुएशंस वैलिड है। सर कितनी सिचुएशंस हैं? 5 सिचुएशंस ऐसी पढ़नी है सर, एग्जाम वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पहला पॉइंट, प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? सर डे टू डे बिजनेस में मान लो ऋचा जी को कोई अपना बिजनेस अफेयर दूसरी सिटी में संभालना है, तो ये रोज तो वहां उठ के जा नहीं सकती, तो इन्होंने स्वीया कर्नावट जो सिटी में रहती हैं उनको अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया फॉर डे टू डे जो भी बिजनेस पर्पसेस हैं, वो सारे काम कर सकता है इनके ब्याह पे, माल खरीद सकता है, माल बेच सकता है, गुड्स को गिरवी रख सकता है। सो मर्केंटाइल, मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है सर, उसने यदि गुड्स को किसी के पास में, इसके पास में उन गुड्स का पोजेशन है और उसने उन गुड्स को किसी मिस्टर एक्स के पास में गिरवी रख दिया, तो क्या ये वैलिड प्लेज होगा? हाँ सर होगा। डिटेल्स पढ़ते हैं। सुहान गोयल, पढ़ भाई। Pledged by mercantile agent. Mercantile agent who is in possession of goods or document of title to goods with the consent of owner can pledge them while acting in ordinary course of business as mercantile agent. देखो रुको, पढ़ते हैं इसको। सर मर्केंटाइल एजेंट कौन है? हाँ सर, वो जो उसकी बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम संभाल रहा है। सर जरूरी बात क्या है, दोनों में से कोई भी एक चीज है उसके पास में, यदि मर्केंटाइल एजेंट जो है वो प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है, यस सर, मर्केंटाइल एजेंट जो है उसके पास में या तो गुड्स का पोजेशन है या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब या तो उन गुड्स के ओरिजिनल कागज या फिर किसी ट्रांसपोर्टेशन के पास में चढ़ाया हुआ है। ट्रांसपोर्टर, आप माल मुंबई से पुणे भेज रहे हैं तो आपने एक ट्रक वाले ट्रांसपोर्टर के पास में माल चढ़ा दिया, वो उस माल को पहुंचा देगा पुणे, वो उस माल को पहुंचा देगा पुणे, ठीक है। सर पुणे में जिसको भी माल वो छुड़ाना होएगा, वो जो इसने रसीद दी थी ना यहाँ पर माल जमा कराने वाले को, वो रसीद जब यहाँ पर दिखाई जाएगी
तो जिसके पास में भी वो रसीद होगी वो उसको देख के छुड़ा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट, उस पावती, उस रसीद को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। सर जिसके पास में भी है उसका टाइटल मान के उसको गुड्स दे दिया जाएगा। तो सर अब कहानी ये बनती है, मर्केंटाइल एजेंट के पास में या तो गुड्स का पोजेशन हो या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हो, जो कि मैं ये पावती या फिर जिससे उसका गुड्स के ऊपर कंट्रोल है। तो फिर दोनों में से कोई भी दिखा के वो उन गुड्स को प्लेज कर सकता है, या तो माल दिखा के या माल के कागज दिखा के वो उन गुड्स को प्लेज कर सकता है। मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स, या तो गुड्स के पोजेशन में या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, आ गया समझ में, दोनों में से कुछ भी दिखा के वो कर सकता है। ये सर या तो गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स उसके पास में विद द कंसेंट ऑफ ओनर है, यानी कि प्रिंसिपल या जो ओनर है उसकी कंसेंट से या तो माल है या उसकी कंसेंट से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। कहीं से चुरा के लाया तो फिर नहीं कर पाएगा, ठीक है। या तो ये गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स प्रिंसिपल की या ओनर की कंसेंट से उसके पास में है ना, तो फिर अब वो दोनों में से जो भी चीज उसके पास में है वो दिखा के उन गुड्स को प्लेज करा सकता है, ठीक है। एज अ कैन प्लेज देम व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट। सर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में मर्केंटाइल एजेंट आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे परचेजिंग कर सकता है, सेलिंग कर सकता है, किसी चीज को प्लेज कर सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। इनके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशंस दे सकता है, ठीक है। तो इन दी ऑर्डिनरी, ये लिखना जरूर, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हु इज वर्किंग एज अ मर्केंटाइल एजेंट वो कर सकता है। बोलो रे समझ में आया, बोलो रे समझ में आया, यस सर, ये लिखना। सर या तो मर्केंटाइल एजेंट गुड्स के पोजेशन में या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स के पोजेशन में विद द कंसेंट ऑफ ओनर। तो while acting in ordinary course of business as a mercantile agent वो उन गुड्स को प्लेज कर सकता है भले ही वो खुद ओनर नहीं है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। दिमाग में, बुद्धि में, भेजे में बात घुस गई, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, वो डॉक्यूमेंट को दिखा के उसने गिरवी रख दिया, क्या ऐसे भी गिरवी रख सकते हैं? हाँ सर रख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। Such pledge shall be valid as if were made with the authority of owner of goods, provided pawnee acted in good faith and had no notice that pawner has no authority to pledge. ठीक है, पावनी को पता नहीं था, पावनी यानी कि जिसने उस माल को अपने पास में प्लेज किया है ना, मिस्टर वाई, तो उसने डे टू डे एक्टिविटी में सोचा कि ये जो मर्केंटाइल एजेंट, उसको भले ही पता नहीं था कि ये मर्केंटाइल एजेंट है, वो तो या तो गुड्स देख के या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स देख के, या तो गुड्स देख के या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स देख के ये समझ जाता है कि ये उसको मतलब नहीं है। वो तो ये समझेगा ना कि भाई सच्चा आदमी गुड्स दे रहा है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दे रहा है, तो इसको उससे मतलब नहीं है, मर्केंटाइल एजेंट है, ओनर है, उसने तो गुड फेथ में कि हाँ ये दोनों में से कोई एक चीज इनके पास है तो यही ओनर होंगे, उसने गुड फेथ में उस माल को गिरवी रख लिया। तो सर वो बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बात समझ लेना, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो इसका फर्क कहाँ आता है समझना। मान लो हमारा सुहान गोयल है प्रिंसिपल, इसने अपॉइंट कर लिया, इसका कर्म फूट गए जो इसने मर्केंटाइल एजेंट जैसे हमारे एंसल को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। एंसल को अपॉइंट कर दिया तो अब एंसल को या तो गुड्स दे दिए या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दे दिए, ठीक है। ये गिरवी रखने के लिए ना दिए थे, गिरवी रखने के लिए ना दिए थे, हाँ ये अपनी कंसेंट से इसको दिए। अब मर्केंटाइल एजेंट जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इसको सब जगह रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। पावनी, पावनी जो है जिसके पास में मान लो जो बैंक है या फिर जो मनी लेंडर है जो कि इसको पैसे उधार दे रहा है, ठीक है सर। तो सर मर्केंटाइल एजेंट ने यहाँ पर पीछे बताया नहीं कि ये मर्केंटाइल एजेंट है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जाके उन गुड्स को प्लेज करके आ गया। इसने गुड फेथ में यहाँ पर कर लिया कि हाँ ठीक है गुड्स दे रहा है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दे रहा है तो ये तो बिल्कुल सही है, अपने तो बिल्कुल सही प्लेज है, उसने गुड फेथ में कर लिया। जबकि सुहान गोयल ने बोला ही नहीं था कि जाके इन गुड्स को प्लेज कर देना, ऐसा नहीं बोला था। सर क्या ये वैलिड प्लेज है? 100% वैलिड प्लेज है, ये 100% वैलिड प्लेज है। इसका अधिकार है उन चीजों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर लियान एक्सरसाइज करने का जब तक कि इसका पैसा नहीं हो जाता। क्या सुहान गोयल चैलेंज करके अपना माल वापस ले सकता है
कि देखो मैंने तो एज ए मर्केंटाइल एजेंट इसको अपॉइंट किया था, पर इसने तो बेच दिया, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन ये आएगा, क्या ये वैलिड प्लेज है? हाँ सर, यदि इसने गुड फेथ में काम किया, इसके साथ में मिल मिला के काम नहीं कर लिया, कई बार दोनों की साठ गांठ हो जाती है ना, ऐसा कर लेते हैं और फिर इसको सुहान गोयल जो हमारा ओनर है उसको थप्पड़ लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, इसने दोनों ने मिलके नहीं, इसने गुड फेथ में काम किया, ठीक है सर। इसको नहीं पता था बैकग्राउंड में ऐसा कुछ चल रहा है। तो अब सर क्या पहला, क्या ये वैलिड प्लेज है? 100% वैलिड प्लेज है। दूसरा क्वेश्चन, क्या सुहान गोयल ये इस से अपना माल वापस लेके आ सकता है ये कहते हुए कि मैंने तो इसको बेचने गिरवी रखने की अथॉरिटी नहीं दी थी? नहीं सर, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो ये वापस तभी, जब ये पैसे वैसे भर दे हुए वो प्लेज तभी छुड़ा सकता है, उसके अलावा ये कैंसिल नहीं करा सकता ये कहते हुए कि मैंने मर्केंटाइल एजेंट को अथॉरिटी दी नहीं थी इसको प्लेज करने की, नहीं बोल सकता। दिस प्लेज बाय नॉन ओनर will be a valid pledge। एग्जाम वाला पोर्शन है ये, ध्यान रख लेना। स्वीया कर्नावट, कर्नावट जी। हाँ सर। आज किसी को मारा कुट्टी वाली क्लास में खूब ठोक के आ रही है, तभी खूब हंसी आ रही है कि आज पिटाई खाई नहीं है, आज पिटाई लगाई है। हम्म सर दोनों। दोनों हुए हैं सर। अब ऐसे तो कैसे बोले कि कोई फ्रेंड चैट कर रही है या एग्जाम्पल पे हंसी आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Pledge by person in possession under a voidable contract। Pledge by a person in possession under a voidable contract। चलो भाई, आ गया सुया कर्नावट का काम। हमारी सुया कर्नावट है, शी इज एन एक्सपर्ट इन माराकुट्टी, ठीक है, क्लासेस जाती है इसके लिए वो। तो इसने क्या किया, एक कोई लड़की है, मतलब श्रुति खरतड़े, दोनों एस के ही हैं। चलो, एक सुया कर्नावट है, श्रुति खरतड़े है। श्रुति खरतड़े को खूब जूते वूते लगा के, इसको डर वर दिखा के, कोवर्जन एक्सरसाइज करके इसका माल अपने पोजेशन में ले लिया, खरीद लिया। ठीक है, जो 1000 रुपए की चीज थी वो 100 रुपए में इसको डर वर दिखा के खरीद ली। ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू बना है? कि सर कोवर्जन के थ्रू बना है। तो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट है क्या? नहीं सर, फ्री कंसेंट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ? कि सर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे? श्रुति खरतड़े के ऑप्शन पे। ठीक है, ये लिख देता हूँ, श्रुति खरतड़े के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, वो चाहे जब जाके कोर्ट में से कैंसिल करा सकती। लेकिन सर ये कोर्ट पहुंची उससे पहले कर्नावट साहब ने एक दूसरी लड़की श्रेया बियानी को वो माल बेच दिया, जिसने भी वो माल गिरवी रख दिया, सॉरी प्लेज कर दिया, जिसने भी गुड फेथ में ये काम कर लिया। उसको नहीं पता था पीछे कोई बैकग्राउंड में ऐसा कोई कांड चल रहा है। ठीक है, इसने गुड फेथ में ये काम कर लिया। खरतड़े ने, सॉरी, खरतड़े जब तक कैंसिल कराती उस कॉन्ट्रैक्ट को, कोर्ट में जाके टाइम लगता है ना यार, थोड़ा तो टाइम लगेगा। कोर्ट में पहले वकील करोगे, फिर वकील केस पेश करेगा, फिर जज को समझ में आएगा, फिर वो आपके ऊपर फिर वो इस चीज को के ऊपर स्टे देगा कि नहीं भाई, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक सैटरडे की चीज इधर उधर मत करना। इसमें पूरा मान लो 10-15 दिन भी लग सकते हैं। जितने तो इसने आगे थर्ड पर्सन के राइट्स क्रिएट कर दिए उसमें। शी वॉज इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट थी कि चलो बेच देते हैं, मामला ही खत्म हो जाएगा। तो सर गुड फेथ में, अच्छा, श्रेया बियानी ने गुड फेथ में खरीदा है, उसको पता नहीं था कि पीछे ऐसा काम खरीदा मतलब प्लेज करवा लिया, गिरवी रख लिया, पता नहीं था पीछे ऐसा काम है। क्या ये वैलिड प्लेज होगा? हाँ सर, वैलिड प्लेज होगा। ठीक है, हाँ, यदि इन दोनों ने कॉनिवेंस से एक दूसरे से सांठगांठ करके ये काम किया होता तो फिर वो कोई वैलिड प्लेज नहीं होता। तो क्वेश्चन मतलब पॉइंट क्या है प्लेज बाय नॉन ओनर में? प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हु इज द पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? इट इज स्वीया कर्नावट। उसने मारा कुट्टी करके ले लिया ना, तो पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 178 ए। ये कैसा अजीब सा सेक्शन है सर, कैपिटल ए बाद में आ रहा है 178 ए। इसका क्या मतलब है आंसर? ये जो कैपिटल ए लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है लॉ में? बता आंसर। ये सेक्शन के आगे, सेक्शन पूरा क्या है? 178 सब ए सेक्शन है ना। सब सेक्शन है ये।
अच्छा चल मैं तेरे को हिंट देता सर हूँ, मैं तेरे को 19A भी तो था सर, वैसा वैसे वे में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेक्शन 16, 17, 18, 19 एंड 19A। उधर क्या बताया था मैंने, ये 19A का क्या मतलब है? सर वो कोर्शन और था ना, वो मेंटल कोर्शन उसका, ये वो वर्ड नहीं आ रहा। कोercion, नाइन, अंडर इन्फ्लुएंस, हाँ फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस का। मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले सेक्शन 19 में ही था, कोercion से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अंडी इन्फ्लुएंस से बना हुआ है, फ्रॉड से बना हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन से बना हुआ है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ये कहाँ दिया हुआ था? सेक्शन 19 में ही दिया हुआ था। बाद में क्या हुआ कि सर इधर से 19 से अंडी इन्फ्लुएंस का इंपैक्ट हटा के एक नया सेक्शन बनाया 19A। यदि कॉन्ट्रैक्ट अंडी इन्फ्लुएंस से बना हुआ है तो या तो वो वॉइडेबल होगा या फिर वो कोर्ट के ऑप्शन पे मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स होगा। ठीक है, तो ये बाद में डाला गया है 19A। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ सर, शुरुआत में 19A नहीं था सेक्शन, ये बाद में इंसर्ट किया गया है 178A, प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो 19 और 19A जैसे। ठीक है, चलिए मिदुष मोदी कोई डाउट है तेरे को? हाँ सर। क्या डाउट है बोल। सर तो ये तो मैं समझा कि वो श्रेया का जो हुआ प्लेज का वो बराबर है, लेकिन फिर वो श्रुति के साथ तो गलत हो गया ना मतलब। हाँ तो ये तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था फ्री कंसेंट, यदि आपको याद हो, यही तो पर खूबसूरती है आपने लॉ जैसे की। बोला कि वो वॉइडेबल है और अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो जब लॉ में जा रही है कोर्ट में, तो फिर उसमें उसमें उसने प्लेज कर दिए गुड्स, तो फिर वैसे गलती नहीं हुआ। आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर ऑफ फ्री कंसेंट, तब मैंने वैसे तो बोला था कि यदि फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि सर वॉइडेबल है। यस, बोला था या नहीं बोला था? हाँ सर बिल्कुल बोला था। एंसल फर्नांडीज, कोई मनोहर कहानियां चल रही हैं क्या? हैं? तो ध्यान दे, इधर पढ़ाई में तेरी दूसरी मनोहर कहानियां काम नहीं आने वाली हैं। ठीक है, ध्यान इधर दे, मेरी तरफ दे। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? पर्सन चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंड करा दे। उधर अपन ने मिदुष एक टॉपिक पढ़ा था, सम कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन वैलिड इवन इफ दे आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। टॉपिक पढ़ा था कि सर इन सिचुएशन में आप उन्हें रिसेंड नहीं कर पाएंगे। याद कर, वहां पर इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सर यदि जिसने भी कोर्जन एक्सरसाइज किया है और अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाई से माल एक्स के पास में आया हुआ है, जब तक ये इस पे मतलब केस वेस करे, स्टे लेके आए, तब तक इसने थर्ड पार्टी के राइट्स क्रिएट कर दिए हैं। जिसने गुड फेथ में वो माल परचेज कर लिया या प्लेज कर लिया, वॉट एवर इट इज, तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, उसके साथ में आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से डैमेजेस वगैरह जो भी है वो डिमांड कर लेगा। कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं करा पाएंगे, खत्म नहीं करा पाएंगे। टॉपिक वहां पड़ा हुआ है, मैं याद होगा आपको। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हाँ। हैं जिनमें आप और मैं फिर चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि हम ये प्रूव कर दें कि देखो हमसे माल जबरदस्ती लिया, फ्री कंसेंट नहीं थी हमारी, और हम केस करके अपना माल वापस नहीं ले, इसलिए अपने दोस्त जेड के साथ में वो माल बेच दिया या प्लेज कर दिया, ये प्रूव कर दें कि इन दोनों में सांठगांठ थी, तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट हम वापस लेके आ सकते हैं अपना माल। यदि इसने गुड फेथ में खरीदा हो, इसको पता ही नहीं था बैकग्राउंड में क्या चल, तो फिर अब इसके अच्छे राइट है, फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं रहेगा, भले ही वो अंडर इन्फ्लुएंस कोर्जन फ्री कंसेंट किसी से भी बना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वहां पर ये पॉइंट बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। पुराना हो गया ना, टाइम किए हुए डिस्कस किए हुए, या टाइम हो गया इसलिए भी याद नहीं आ रहा, जाके देखना नोट्स आज, विदुष मोदी एंड एवरीवन। हाँ चलिए सर। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर बी, प्लेज बाय नॉन ओनर्स का, कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में और उसने प्लेज कर दिया तो फिर क्या होगा? पढ़ो। When Pawner has obtained possession of goods pledged by him under a voidable contract under Section 19 or 19A, contracts where consent has been obtained by fraud, coercion, misrepresentation, and influence, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge,
the pawnee acquires a good title to the goods, provided he acts in good faith and without notice of the pawner's defect of title. ठीक है, जो बात समझाई थी, गुड फेथ में काम किया तो वो वैलिड प्लेज है भैया। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर सी, प्लेज वेयर पार्टनर हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट। इसको एग्जांपल से ही समझेंगे, पॉइंट को एक बार पढ़ के समझते। पहले यहाँ तक पॉइंट पढ़ बेटा। Pledge where pawnee has only a limited interest, where a person pledges goods in which he has only a limited interest, that is, pawnee is not the absolute owner of the goods, the pledge is valid to the extent of that interest. ओनली बात एग्जांपल पढ़, फिर पूरा ही पढ़ ले, फिर समझाता हूँ। Example, A pledges his jewelry worth rupees 1 lakh with B for an advance of rupees 70,000. B pledges the same for rupees 90,000 with C. Now this pledge is valid up to rupees 70,000 plus interest due thereon. देखो, बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है ये। प्लेज वेयर पार्टनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, सेक्शन 179। सर, ए ने बी के पास में अपने गुड्स प्लेज किए थे। ए ने बी के पास में अपने गुड्स 1 लाख रुपए की कीमत के गुड्स थे, वो इसने 70,000 रुपए के लिए प्लेज कर दिए कि मेरे को 70,000 रुपए का लोन चाहिए। तो ठीक है, जनरली क्या होता है, जितने रुपए के गुड्स प्लेज होते हैं ना, उससे कम का लोन दिया जाता है, ताकि इन केस इधर उधर हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सर 70,000 के लोन के लिए 1 लाख रुपए की वैल्यू का माल ए ने बी के पास में प्लेज कर दिया। बी इज दी पावनी एंड ए इज दी पावनर फॉर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 ऑफ प्लेज। अब बी भाई साहब का लिमिटेड इंटरेस्ट था इसमें, बी भाई साहब का इसमें लिमिटेड इंटरेस्ट था। कितना कि सर पावनी जितना ही तो लिमिटेड इंटरेस्ट था। इन्होंने वो माल आगे मिस्टर सी के पास में फर्दर प्लेज कर दिया उधार लेने के लिए। ठीक है सर, कितने रुपए के लिए कर दिया? देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि सर 90,000 रुपीज के लिए सी के पास में प्लेज कर दिया। 90,000 रुपीज के लिए सी के पास में प्लेज कर दिया। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, ठीक है। नाउ दिस प्लेज इज वैलिड अप टू रुपीज 70,000 प्लस इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन। ठीक है सर, नाउ दिस प्लेज जो इसने बी ने सी के पास में कर दिया इज वैलिड ओनली अप टू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 70,000 प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन। उतने रुपए के लिए ही ये प्लेज होगा, इससे ज्यादा के लिए नहीं होगा। थोड़ा अजीब पॉइंट है, देखो याद रख के समझने का है, इसमें ज्यादा मैं कुछ समझा नहीं सकता। तो सर ये इसके पास में पूरे ओनरशिप राइट्स नहीं थे, तो भी क्या इसने आगे प्लेज कर दिए? सर है क्या, लॉ बोलता है सर वैलिड है, लेकिन इतने रुपए के लिए ही वैलिड है, इससे ज्यादा के लिए माल नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, एक बार इसका मेन सेक्शन अपन नेट से निकाल के देखते हैं। सेक्शन 179 है, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओहो, वन 179 pledge where partner has only a limited interest, where a person pledges goods in which he has only limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest। बस इतना ही लिखा है, कोई ज्यादा इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के साथ में आगे बढ़ेंगे। ए प्लेजेस, ए ने बी के पास में, बी ने आगे सी के पास में। तो सर ये जो सेकंड प्लेज उसने क्रिएट किया है ना, ये 70,000 रुपए और उसके उतने तक के लिए ही वैलिड रहेगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट है, थोड़ा सा मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलने का ज्यादा समझाने का इसमें मैटर है ही नहीं। Next, let's come to point number D. Pledge by a co-owner in possession। सर ऐसा है, मान लीजिए 3 दोस्त हैं, एंसल फर्नांडिस, दूसरा दोस्त है सुहान गोयल, तीसरा दोस्त है मिदुष मोदी। सर तीनों उन गुड्स के को ओनर्स हैं, तीनों ने मिलके वो गुड्स खरीदा है। मान लो तीनों दोस्त हैं, ठीक है सर, जॉब वॉब लग गई, नौकरी कर रहे हैं, तीनों साथ में रहते हैं, तो तीनों ने मिलके एक टेलीविजन खरीदा।
ठीक है, 30,000 का था, 10,000 इसने दिए, 10,000 इसने दिए, 10,000 इसने दिए। ठीक है सर। सर तो ओनर्स हो गए उस टीवी के, यस सर। अब इनमें से एक जाके उसको प्लेज कर देता है मिस्टर एक्स के साथ में। तो पॉइंट क्या है कि सर pledged by a co-owner, is co-owner the complete owner of those goods? No। तभी तो हम इसे किस टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं, हम इसे टॉपिक में पढ़ रहे हैं pledged by नॉन ओनर्स, क्योंकि वो कंप्लीट ओनर नहीं है। ठीक है, ही इज वन ऑफ द को ओनर्स बट नॉट द कंप्लीट ओनर। उसने जाके प्लेज कर दिया, तो क्या ये वैलिड है? आइए पढ़ते हैं, पढ़ भाई। हाँ, pledged by co-owner in possession where goods are owned by many person and with the consent of the owners, the goods are left in possession of one of the co-owners. Such a co-owner make a valid pledge of the goods in his possession. देखो सिचुएशन और है आगे। मैंने आपको बताया था 3 दोस्तों ने मिलके गुड्स को खरीदा, और वो तीनों के कंसेंट से वो गुड्स, सबकी कंसेंट से गुड्स एक को ओनर के घर पे रखा हुआ है। ठीक है सर। तो सर यदि ये ले जाके बेच देता है तो क्या, बेच के सॉरी गिरवी रख देता है, तो क्या ये वैलिड सेल है? यस सर, ये बिल्कुल वैलिड प्लेज है। हाँ सर, ये बिल्कुल वैलिड प्लेज है। ठीक है, तो ऐसा है। ये सेलिंग में भी पॉइंट आएगा जब अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे ना। तो सर एक ओनर है, सारे 100% तो ओनरशिप नहीं है इसकी। यस सर। तो ये जो एक को ओनर है, ये ले जाके यदि गुड्स बेच देता है, सबने, सबकी कंसेंट से गुड्स इसके पास में पड़ा है, चोरी कुत्ते जबरदस्ती लेके नहीं आए ये, और ये ले जाके बेच देता है। इस बेचारे को क्या पता पड़ेगा, वो तो गुड्स लेके उसने खरीद लिया है, उसको क्या पता पड़ेगा कि गुड्स इसका है या नहीं है? ठीक है ना, कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो वो तो गुड फेथ में खरीदा है, तो सर ये वैलिड सेल हुई क्या? हाँ सर। उसी तरीके से 3 में से एक को ओनर के गुड्स पे माल सबकी कंसेंट से पड़ा है, उसने ले जाके प्लेज कर दिया। सर क्या ये वैलिड प्लेज हुई? हाँ सर, इसने यदि गुड फेथ में अच्छे से किया तो बिल्कुल वैलिड प्लेज है। ठीक है, सो सच ए को ओनर में मेक अ वैलिड प्लेज ऑफ द गुड्स इन हिज पोजीशन। लास्ट पॉइंट, प्लेज बाय सेलर्स और बायर्स इन पोजीशन। पढ़ भाई। Pledged by seller or buyer in possession. A seller in whose possession the goods have been left after sale, or a buyer who, with the consent of the seller, obtains possession of the goods before sale, can make a valid pledge, provided the pawnee acts in good faith and he has no knowledge of the defect in title of the pawner. ठीक है सर। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी लगेगा। सर मान लीजिए हमारा सुहान गोयल है। हाँ सर, सुहान गोयल ने एक माल खरीदा, किससे? एंसल से खरीदा माल। एंसल इज द सेलर, सुहान गोयल इज द बायर। अब सुहान गोयल के भाग फूटे जो एंसल से खरीद लिया है भाई। एंसल, सबको ऐसा ही लगता है कि तू कुछ ना कुछ कांडे करके रहेगा। ठीक है, अब देखो सुहान गोयल गांव से आया हुआ है, दूर 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 गांव से आया हुआ है, मतलब दूसरी सिटी से आया हुआ है, मुंबई आया हुआ है। ओके सर। टीवी सेट खरीदा। ओके सर, खरीदा, लेकिन बोला देखो हाँ मैं आपको पेमेंट कर दिया, ये माल अब मेरा है, लेकिन सर मेरे को है ना मार्केट में जाके और भी चीजें परचेज करनी है, मैं इस टीवी के साथ में हर जगह नहीं घूम सकता। मैं आपसे जब सारा माल बाकी का खरीद के आ जाऊंगा ना, तब मैं आपसे ये माल जो है वो उठा लूंगा, लेके चला जाऊंगा। मेरे को कल तक का समय चाहिए, तब तक आप इस माल को अपने पास रख लीजिए। सर ओनर ये हो गया सुहान गोयल, यस सर, लेकिन सर पोजेशन अभी तक इसके पास में ही है, एंसल के पास में। यस सर। अभी इतने में उस दुकान पे, इतने में उस दुकान पे मान लो श्रेया बियानी घूमते हुए आई। ठीक है सर, श्रेया बियानी को वही टीवी सेट पसंद आया, एंसल की दुकान पे पड़ा हुआ, जो एक्चुअल में सुहान गोयल ने खरीदा था। बस वो वहां छोड़ के गया था कि कल आके ले जाऊंगा, जिससे आप अपने पास रख लो। श्रेया बियानी को वही टीवी सेट पसंद आया और वो लास्ट टीवी सेट था। एंसल का तो वो क्या कहते हैं ना, जमीर खराब हो गया। एंसल ने वो सेम टीवी सेट श्रेया बियानी को वापस बेच दिया। बेच दिया है मतलब, या फिर मान लो इधर गिरवी रख दिया। अपन चूंकि प्लेज वाला आइटम पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ श्रेया बियानी के पास में वही टीवी सेट इसने प्लेज कर दिया, या सेल भी कर दिया, दोनों में एक ही बात होगी। ठीक है सर। और श्रेया बियानी को पता नहीं था कि ये टीवी सेट पहले से बिका हुआ है, इसने तो गुड फेथ में वो माल खरीद लिया, इसके साथ सांठ गांठ नहीं करी है, गुड फेथ में खरीदा है शेयर।
तो सर अब ये प्लेज या सेल जो भी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैं इसी बात को सेल बोलता हूँ, अभी यहाँ पर प्लेज बोल रहा हूँ। सर क्या ये प्लेज वैलिड है? हाँ सर, सेलर ने एक माल बेच दिया लेकिन वो अभी भी उसके पोजेशन में है और उसने वही गुड्स वापस प्लेज कर दिया, और जिसके पास प्लेज किया उसने गुड फेथ में किया है, तो फिर गुड फेथ में उस माल के को गिरवी रखा है, तो सर क्या ये प्लेज वैलिड है? सर बिल्कुल वैलिड है। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ केवल गुड्स दिखा के ही नहीं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड शो करके भी प्लेज किया जाता है और सामने वाले ने गुड फेथ में लिया तो फिर बिल्कुल वैलिड है, चाहे चाहे सेल हो चाहे प्लेज हो। ठीक है, ये तो अभी इसका इस पॉइंट का आधा पार्ट हुआ, बाकी का आधा पार्ट अभी मुझे और कराना है। एक बार सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कीजिए।